हैं चैप्टर नंबर 28 ग्रैन्युलोमेटस डिजीजेस ऑफ द नोज ढींगरा बुक से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि वेरियस ग्रैन्युलोमेटस लेजन्स जो है हमारे नोज को इन्वॉल्व करती हैं, वो इस टेबल 28.1 में गिवन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक तो कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ फंगल और कुछ अनस्पेसिफाइड कॉज के। तो बैक्टीरियल में हमारे पास आता है राइनोस्क्लेरोमा, साइफिलिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ल्यूपस एंड लेप्रोसी। फंगल में राइनोस्पोरिडियोसिस, ठीक है। इसके अलावा स्पर्जिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। अनस्पेसिफाइड कॉज में वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस, नॉन हीलिंग मिडलाइन ग्रेनुलोमा और सार्कोइडोसिस रेयर है। तो ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि ये असल में क्यों होती है ग्रेन्युलोमेटस लेजन, ये बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस की वजह से या फिर जिनके कॉज नहीं पता। तो बहुत सी इस तरह की लेजन जो है सिस्टेमिक डिजीज़ की भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जिनको हमें हमेशा देखना होगा ताकि हम इसकी डायग्नोज कर सकें। डायग्नोसिस बनाते वक्त हमें उन सिस्टेमिक डिजीज़ को भी देखना होता है। ठीक है, अब बायोप्सीज जो होती है ना इस तरह की नोज़ की लेजन्स की, वो बहुत ज़रूरी होती है। ना कि सिर्फ कि हम करेक्ट डायग्नोसिस बना सकें ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ की, लेकिन आल्सो हम नियोप्लाज्म को भी एक्सक्लूड करना होता है हमें, टू विच मैनी ऑफ दीज डिजीजेज में क्लिनिकली सिम्युलेट। ठीक है, तो नियोप्लाज्म को भी एक्सक्लूड करने के लिए अब सबसे पहले बैक्टीरियल वाले जो इन्फेक्शन हैं इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है राइनोस्क्लेरोमा। ये फिगर भी देखें तो ये राइनोस्क्लेरोमा क्या होता है, क्यों होता है, ये असल में एक क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बेसिलस, जिसको हम क्लेप्सिलिया राइनोस्क्लेरोमेटिस कहते हैं, उसकी वजह से या फिर फ्रिश बेसिलस की वजह से होता है। ठीक है, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है। अब ये डिजीज़ ना एंडेमिक है सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया में जो है ये ज़्यादातर नॉर्दर्न में देखी गई है बनस्पत साउदर्न में। अब इसकी पैथोलॉजी इस तरह है कि ये डिजीज़ नोज़ से स्टार्ट होती है और फिर ये फैलती है, एक्सटेंड करती है नेज़ोफेरिंक्स की तरफ, ओरोफेरिंक्स, लैरिंग्स, ज़्यादातर सब ग्लोटिक जो रीजन होता है ना लैरिंग्स का, वहाँ पे ट्रैकिया की तरफ जाएगी, ब्रोंकाई में। ठीक है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं पता। इसके अलावा बहुत सेक्सेस इसमें अफेक्ट होते हैं और इसके क्लिनिकल फीचर्स इस तरह हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो फॉलोइंग स्टेजेस में रन करती है। यानी इसमें पहला एट्रोफिक स्टेज आता है, तो वो एट्रोफिक राइनाइटिस की ही तरह होता है और उसमें मतलब फाउल स्मेलिंग किस्म का पर्युलेंट सा नेजल डिस्चार्ज हो रहा होता है और क्रस्टिंग हो जाती है। फिर ग्रेन्युलोमेटस स्टेज आता है, तो उसमें क्या होता है कि ग्रेन्युलोमेटस नोड्यूल्स हमारे नेजल म्यूकोजा में बन जाती हैं, तो ये सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन भी हो जाती है इसमें लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ की, एक्सटर्नल नोज़ के भी लोअर पार्ट की सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी और लिप की भी, तो वो वुडी फील देगा। तो इसका जो है ना 28.1 में फिगर भी बना हुआ है, राइनोस्क्लेरोमा नोज़ दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है ये नोड्यूल्स जो ना पेनलेस होती हैं और नॉन अल्सरेटिव होती हैं। ठीक है, तो फिगर देखिए इस तरह का ही होता है राइनोस्क्लेरोमा ऑफ द नोज़। उसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि उसी ग्रेन्युलोमेटस स्टेज में जो नोड्यूल्स बनती हैं ना वो पेन लेस होती हैं और वो नॉन अल्सरेटिव होंगी। उसके बाद आता है सिकेट्रिकल स्टेज, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना नेल्स हैं हमारी, इसकी स्टीनोसिस हो जाती है, अपर लिप बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है और नोज़ पे अडेशंस बन जाएंगी, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में भी अडेशंस बनेंगी। तो इसके अलावा इसमें सब ग्लोटिक स्टीनोसिस भी होती है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाएगी। ठीक है, अब इस तरह की कंडीशन राइनोस्क्लेरोमा को कैसे डायग्नोज करते हैं, जब हम बायोप्सी करेंगे ना तो हमें इनफिल्ट्रेशन मिलेगी सब म्यूकोजा की विद प्लाज्मा सेल, यानी सब म्यूकोजा में प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, यूजोनोफिल्स, मिकुलिक्स सेल, ठीक है, और रुजल बॉडीज़ आ जाएंगी। अब ये मिकुलिक्स सेल्स और रुजल बॉडीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स होती हैं इनका, इस डिज़ीज़ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिकुलिक्स सेल्स जो है ना ये लार्ज फोमी सेल्स होते हैं जिनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी सेंटर में उसका न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा वैक्यूलेटेड सा उसका साइटोप्लाज्म होगा, जो यहाँ पे फिगर्स में भी शोन है, वैक्यूलेटेड सा साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में जो है कॉजेटिव बेसिलाई जो है मौजूद होगा। जबकि रुसल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये होमोजेनस यूजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब ये जो है ना ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से ऐसा होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे प्लाज्मा सेल्स से सिक्रीट हुई हैं, तो उनमें उनकी वजह से ये रूजल बॉडीज़ बनती हैं। अब इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर भी कर सकते हैं बायोप्सी मटेरियल से। तो ये डायग्नोसिस हो गई। अब ट्रीट कैसे करना है हमें राइनोस्क्लेरोमा को, कि हम दोनों, आपने इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे देंगे और टेट्रासाइक्लिन 2 ग्राम वाली जो है वो पर डे देंगे।
तकरीबन 4 से 6 हफ्तों का ये ट्रीटमेंट चलेगा और इसको रिपीट करेंगे अगर ज़रूरी हुआ 1 महीने के बाद, ठीक है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को हम स्टॉप सिर्फ तभी करेंगे जब 2 कंसेक्टिव कल्चर्स जो है बायोप्सी मटेरियल के नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक। स्टीरॉइड्स भी हम कंबाइन करके दे सकते हैं ताकि फाइब्रोसिस जो हो गई है उसको कम किया जा सके। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमें एयरवे को जो है वो एयरवे के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत हो सकती है और नेज़ल डिफॉर्मिटी को भी करेक्ट करने के लिए। तो ये हिस्टोलॉजिकल फीचर भी फिगर देख लें। इसमें राइनोस्क्लेरोमा दिखाया गया है जिसमें हमें फोमी मुलिक्स सेल्स नज़र आ गए हैं जो कि एरो से शोन है, और इसके अलावा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी देखें, छोटी छोटी सी ये नज़र आ रही है पिंक कलर की, यूजिनोफिलिक, ठीक है। और मिक्लुक्स जो सेल्स है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनके अंदर होता है जो कि हमें जिम्सा स्टेन के थ्रू अच्छा नज़र आएगा और ऑयल इमर्जन लेंस के थ्रू। उसके बाद अगली ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द नोज़। तो देखिए प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस नोज़ की तो रेयर है, ज़्यादातर ये सेकेंडरी होगी लंग ट्यूबरक्यूलोसिस के बाद। अब हमारा एंटीरियर जो पार्ट होता है नेज़ल सेप्टम का और एंटीरियर एंड इन्फीरियर जो टर्बिनेट है उसका, ये ज़्यादा साइट है जो इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। नेज़ल सेप्टम का एंटीरियर पार्ट और इन्फीरियर टर्बिनेट। तो पहले तो इसमें नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद उसमें अल्सरेशन होगी इस डिजीज़ में, फिर परफोरेशन भी हो जाएगी नेज़ल सेप्टम की, उसके कार्टिलेजिनस पार्ट से परफोरेशन होगी। अब इसकी डायग्नोसिस हम बायोप्सी के थ्रू करेंगे और स्पेशल स्टेनिंग हम करते हैं सेक्शंस की फॉर द एसिड फास्ट बेसिलाई और कल्चर करेंगे ऑर्गेनिज्म का। ट्रीटमेंट वही एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स देंगे। अगली हमारे पास डिजीज़ है लूपस वल्गैरिस, ठीक है, ये भी ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है। ये लो ग्रेड की असल में ट्यूबरक्यूलस इन्फेक्शन ही होता है, लो ग्रेड का, जो कि ज़्यादातर नेज़ल वेस्टिब्यूल को या फिर स्किन ऑफ द नोज़ एंड फेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्किन की जो लेजन होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली हमें ब्राउन जेलेटिनस नोड्यूल्स की तरह नज़र आएंगी जिनको हम एप्पल जेली नोड्यूल्स कहेंगे। याद रखिएगा, इसको हम एप्पल जेली नोड्यूल्स कहेंगे। तो जो वेस्टिब्यूल होता है ना, उसके अंदर हमें ये नज़र आएगा एज अ क्रोनिक वेस्टिब्यूलाइटिस की तरह ऐसा लगेगा, ठीक है। अब परफोरेशन भी हो सकती है इस डिजीज़ में भी हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम की। तो ये मुश्किल होता है कि हम ट्यूबरकल बेसिलाई को कल्चर की मदद से इसमें आइसोलेट करें, लेकिन हाउएवर लेजन की बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम डायग्नोसिस बना सकें। इसका ट्रीटमेंट भी ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द नोज़ की तरह सेम है। देन आती है हमारे पास कंडीशन जो कि है लेप्रोसी। लेप्रोसी देखें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, ट्रॉपिक्स में, और वाइडली प्रिवेलेंट है इंडिया में, ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है। इसमें नोज़ जो है वो इन्वॉल्व होता है एज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से। मोर ऑफन जो लेप्रोमेटिस वाली लेप्रोसी है ना, उसमें ज़्यादातर नोज़ अफेक्ट होता है बनस्पत ट्यूबरक्यूलोइड के या डायमॉर्फस फॉर्म के, जो हम फॉर्म्स पढ़ चुके हैं लेप्रोसी के। तो इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम से स्टार्ट होगा और एंटीरियर एंड ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट से। तो इनिशियली इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेशेंट को नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होता है, रेड और स्वॉलन उसका म्यूकोज़ा हो जाएगा नाक का। इसके अलावा बाद में उसमें क्रस्टिंग होगी और ब्लीडिंग भी हो जाएगी। तो नोडुलर जो लेजन है सेप्टम की वो अल्सरेट भी कर सकती हैं और परफोरेशन भी करवा सकती हैं। लेट जो इसका सीक्वल है डिजीज़ का, इसमें एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाएगा, ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा ब्रिज की डिप्रेशन भी हो सकती है नेज़ल ब्रिज की, और डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है एंटीरियर नेज़ल स्पाइन का, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। और कोलुमेला जो है ना पीछे की तरफ ऐसे रिट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, इस तरह इस फिगर में भी दिखाया गया है। तो अब इसकी जो इसके अलावा मैं आपको फिगर और दिखाऊं तो इस फिगर में भी बना हुआ है ये लेप्रोसी ऑफ द नोज़, जिसने नोज़ को अफेक्ट किया है, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं, हम स्क्रैपिंग ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा लेंगे और बायोप्सी करेंगे। एसिड फास्ट जो लिप्रा बेसिला उस बेसिलाए वो हमें नज़र आएगा फोमी अपीयरिंग हिस्टियोसाइट्स की तरह, जिसको हम लिप्रा सेल्स कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम डेप्सोन देंगे, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, ठीक है, ये तीनों देंगे। तो इसके अलावा रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर जो है वो भी ज़रूरी होता है जब डिज़ीज़ इनएक्टिव हो, ठीक है। नोज़ की रिकॉन्स्ट्रक्शन की प्रोसीजर जब डिजीज़ इनएक्टिव होती है तभी हम सर्जरी करेंगे। अब आ जाता है साइफिलिस। अच्छा, ये साइफिलिस का टॉपिक जो है ये पुराने एडिशन में नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ कि कौन सी चीज़ किस में है। तो इसमें न्यू एडिशन 8th एडिशन में हमारे पास ये टॉपिक है। तो साइफिलिस देखिए, नेज़ल साइफिलिस दो तरह की होती है, एक एक्वायर्ड होती है, दूसरी कंजेनाइटल। तो सबसे पहले एक्वायर्ड जो फॉर्म है उसकी बात करें तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी चैंकर जो है
जो लेजन है वो वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज़ पे बनेगी और ये रेयर होती है कंडीशन। एक्वायर्ड की जो सेकेंडरी टाइप है उसमें वो रेयरली रिकॉग्नाइज हुई है। इसमें क्या होता है कि सिंपल राइनाइटिस होता है पेशेंट को, क्रस्टिंग और फिशरिंग ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल के साथ। तो इसको हम डायग्नोज करेंगे कि हमें म्यूकस पैचेस फेरिंग्स पे भी मिलेंगे, स्किन में रैश मिलेगी, फीवर होगा पेशेंट को और जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनाइटिस, जनरलाइज्ड, ठीक है, पूरे बॉडी के लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे। तो ये सेकेंडरी साइफिलिस की डायग्नोसिस इन सिम्टम्स पे की जाती है। अब तीसरी है टर्शरी साइफिलिस। तो ये स्टेज होता है जिसमें नोज़ कॉमनली इन्वॉल्व होता है टर्शरी में। इसमें जो टिपिकल मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि गुमा जो है ना, गुमा वो नेज़ल सेप्टम पे बनेंगे, बाद में सेप्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों उसका कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट। परफोरेशन भी हो सकती है सेप्टम की और मे आल्सो अपीयर इन द हार्ड पैलेट। इसके अलावा ऑफेंसिव सा नेज़ल डिस्चार्ज होगा, क्रस्ट फॉर्मेशन होगी, बोनी या कार्टिलेजिनस सीक्वेस्ट्रा हमें मिलेंगे। जो ब्रिज ऑफ द नोज़ है ना वो इसमें कोलैप्स कर जाएगा और सैडल नोज़ की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। उसके बाद आता है, हमने कहा कंजेनाइटल साइफिलिस। तो कंजेनाइटल की भी अब दो फॉर्म है लेकिन नाम डिफरेंट है, अर्ली फॉर्म, लेट फॉर्म। तो देखिए अर्ली फॉर्म जो है वो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द लाइफ में होता है, उसमें स्नफल्स की तरह मैनिफेस्टेशंस होती है। स्नफल्स क्या होता है कि बहुत नोज़ के थ्रू ब्रीदिंग की जाए जो कि बहुत नॉइज़ी हो। नॉइज़ी क्यों हो? क्योंकि उसमें कोल्ड या क्राइंग की वजह से, ठीक है, जिस तरह नाक से सांस लिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आए तो उसको स्नफल कहते हैं। तो पहले जो है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द लाइफ में वो स्नफल्स की तरह होगा, फिर सून द नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो पस वाला हो जाएगा, परुलेंट, ठीक है, अर्ली फॉर्म में। तो इसमें ना एसोसिएटेड फिशरिंग और एक्सकोरिएशन हो जाती है नेज़ल वेस्टिब्यूल की, स्किन उतरना शुरू, एक्सकोरिएशन, ठीक है, और अपर लिप की भी। फिर जो लेट फॉर्म है कंजेनाइटल की, उसमें क्या होता है कि ये प्यूबर्टी के दौरान होता है। इसमें क्लिनिकल पिक्चर वैसी ही है जैसे हमने टर्शरी स्टेज ऑफ एक्वायर्ड साइफिलिस की पढ़ी, यहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी वही पिक्चर मिलेगी। इसमें गुमेटिस जो लेशंस होती हैं वो नेज़ल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये गुमास। बाकी जो है अदर स्टिग्मेटा ऑफ द साइफिलिस जैसे कि कॉर्नियल ओपेसिटीज़, डेफनेस होना और हचिनसन्स टीथ जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसको डायग्नोस किया कैसे जाता है कि हम साइफिलिस को जो है ना सीरोलॉजिकल टेस्ट से, जैसे कि VDRL, इसकी मदद से और टिश्यू की बायोप्सी करके करते हैं, ठीक है। VDRL वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट साइफिलिस, ठीक है, ये जो खास किया जाता है उसके लिए, जिसमें हम जो है एंटीबॉडीज़ को मेजर करते हैं, तो वो करेंगे। और स्पेशल स्टेन्स वगैरह हम यूज़ कर सकेंगे, टिश्यू बायोप्सी उससे करेंगे ताकि ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डायग्नोस के लिए। अब ट्रीट कैसे करना है साइफिलिस वाले पेशेंट्स को? हमने पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो इंट्रामस्कुलर हम देते हैं, हर हफ्ता देंगे 3 हफ्तों तक, और टोटल डोज इसका 7.2 मिलियन यूनिट टोटल दिए जाते हैं, ठीक है, एक में 2.4, टोटली 7.2। अब नेज़ल क्रस्ट जो है उनको हम इरिगेशन विद एल्कलाइन सॉल्यूशन की मदद से रिमूव करेंगे। बोनी और कार्टिलेजिनस जो सीक्वेस्ट्रा है उनको भी रिमूव करेंगे। कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी जो हो गई है उसको हम, जब डिजीज़ इनएक्टिव हो जाएगी उसके बाद हम सर्जिकली या फिर कैसे भी उसको करेक्ट कर लेंगे, सर्जिकली ही होगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस साइफिलिस की। अब साइफिलिस जो है ना ये वेस्टिब्यूलर स्टीनोसिस करवा सकता है, देखिए फिगर में भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्टीनोज हो गया है। तो परफोरेशन भी हो सकती है इसमें नेज़ल सेप्टम की, जैसा कि हमने टर्शरी साइफिलिस में भी पढ़ा। हार्ड पैलेट की परफोरेशन, एट्रोफिक राइनाइटिस सेकेंडरीली हो सकता है और सैडल नोज़ की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। दैट्स इट, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, सारे हमने देख लिए बैक्टीरियल ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ द नोज़। अब आ जाते हैं डिटेल पे फंगल ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ कौन सी है नोज़ की। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्परजिलोसिस। फिगर भी देखें साथ साथ इजी हो जाएगा। एस्परगिलोसिस जो है इसमें यूजुअल जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है एस्परगिलस नाइगर, ए फ्यूमिगेटस या एस्परगिलस फ्लेवस, ठीक है, या एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। तो ये हमारे नेज़ल टिश्यू को इन्वेड करेंगे जब होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या फिर वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होता है। ये हम बार बार पढ़ते आए हैं। तो क्लिनिकल फीचर इसमें ऐसे होते हैं कि हमें इसमें अक्यूट या सब अक्यूट राइनाइटिस या साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम होंगे। ब्लैक या ग्रेश कलर की जो है ना मेम्ब्रेन हमें नज़र आएगी नेज़ल म्यूकोजा पे, ठीक है, जिस तरह ये विजिबल है। और इसके अलावा यहाँ पे वैसे डॉग्स की भी पिक्चर दिखाई गई, उनको भी हो गया है, लेकिन हमारा फोकस ह्यूमंस पे है, ठीक है। तो ग्रेश मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। और एक्सप्लोरेशन जो है मैक्सिलरी साइनस की वो रिवील करेगी कि फंगल बाल होगा जिसमें सेमी सॉलिड चीज़ी वाइट या ब्लैकिश मटेरियल होगा, ठीक है, साइनसिस में मौजूद होगा वो फंगल सा बाल। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें स्पेशल स्टेनिंग पे नज़र आ सकता है,
जो हम फंगस के लिए स्टेन करेंगे। ट्रीट कैसे करना है, हमें सर्जिकल डीब्राइडमेंट करनी है उस इन्वॉल्व टिश्यू की और एंटी फंगल ड्रग देनी है, फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिसिन बी, ये हम देंगे। रिपीटेड इरिगेशन हम करेंगे उस इन्वॉल्व एरिया की। 1% सॉल्यूशन ऑफ जेंटियन वॉयलेट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है इसमें। अब उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि है म्यूकोरमाइकोसिस। अच्छा, ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि नोज़ का और साइनसिस का ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है जो कि जल्दी फैटल प्रूव हो जाता है, डेथ करवा देता है। अब नोज़ और साइनसिस से ना ये चला जाता है, स्प्रेड करता है ऑर्बिट्स की तरफ, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक, मेनिंजेस तक और हमारे ब्रेन तक। अब ये रैपिड डिस्ट्रक्शन करवा देगा एसोसिएटेड विद द डिजीज़। ये इसमें जो जो रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, क्योंकि इस फंगस की एफिनिटी है कि ये हमारी आर्टरीज़ को जाके इन्वेड करता है और एंडोथीलियल डैमेज करवा देता है और थ्रोम्बोसिस करवा देता है। तो टिपिकल हमें फाइंडिंग जो मिलती है, ये देखें, ब्लैक नेक्रोटिक मटेरियल मिलेगा जो कि नेज़ल कैविटीज़ को फिल कर रहा होगा और नेज़ल सेप्टम को भी इरोड कर देगा, हार्ड पैलेट को, टर्बिनेट्स को। ठीक है, बहुत ही फैटल कंडीशन है। तो इसमें अगर हम फिगर देखें, यहाँ पे देखें, अच्छा, ये न्यू एडिशन में फिगर है, वहाँ पे नहीं है। ये म्यूकोरमाइकोसिस दिखाया गया। यहाँ पे देखिए स्लाइड सी पफिनेस हो गई है राइट लोअर लिड पे, उसकी वजह से यहाँ पे जो है डार्क डिस्कलरेशन दिखाई गई है राइट पैलेट की, और एल्वियोलस की भी जो है वो डिस्कलरेशन हो गई है। और इस फिगर में एंडोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है नेक्रोटिक टिश्यू का इन द राइट नेजल कैविटी के अंदर, सो कॉल्ड ब्लैक फंगस जिसको हम कह रहे हैं। इसमें जो बायोप्सी है वो पॉजिटिव आई फॉर द म्यूकोरमाइकोसिस। इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर तो इसमें गूगल पे है, ठीक है, तो वो भी साथ साथ देखें। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो ना एपिडेमिक हुआ, अपीयर हुआ एपिडेमिकली प्रोपोर्शन इन द इंडिया आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 वायरस, ठीक है, उसके बाद ये आया, जिसने सेवरल थाउजेंड केसेस ऑफ सो कॉल्ड ब्लैक फंगस जो है रिकॉर्ड हुए। अब ये फंगस जो है ना ब्लैक नहीं है, लेकिन इसका नाम ये दिया गया क्योंकि इसमें ना ब्लैक, देखिए, नेक्रोटिक किस्म का मटीरियल जो है हमें नेजल कैविटीज में मिलता है इस वजह से। तो ब्लैक फंगस जो है वो ना कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नोज़ पे होता है, बल्कि ये ऑल्सो स्प्रेड करता है ऑर्बिट की तरफ और ब्रेन की तरफ। तो हम इसको राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल कहेंगे। तो लेकिन ऑल्सो ये फाउंड हुआ कि ये बाकी एरियाज़ को भी इन्वॉल्व करता है, तो हमने इसको साइट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। एक हमने राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल कहा, रीनल जो कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में हुआ, पल्मोनरी जो लंग कैंसर में हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में, इसके अलावा लंग वाले कैंसर में भी। इसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन टाइप भी है जो कि जीआई को करती है, अफेक्ट इन्वेट करती है। स्किन टाइप वाला जो है वो डैमेज स्किन को इन्वेट करेगा। डायसेमिनेटेड टाइप भी होती है। तो ये ना उन पेशेंट में जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं उनमें भी देखा गया, जो कि रिकवर हो गए कोविड-19 से, ठीक है। तो इसमें अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अनकंट्रोल्ड अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ये हो सकता है, यानी एसिड जो इन्वायरमेंट होता है ना, कीटो एसिडोसिस का एसिड इन्वायरमेंट, वो इसकी फंगल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग अगर कोई स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है, तो देखिए हमने कहा कि कोविड-19 में हम ना लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड थेरेपी दे रहे थे, तो इम्यून सप्रेशन हो रही थी, तो उस वजह से भी प्रीडिस्पोज फैक्टर इसका है म्यूकोरमाइकोसिस। बाकी जो है वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड है इम्यून स्टेटस में, जैसे न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट, HIV, एड्स, कीमोथेरेपी, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, किडनी प्रॉब्लम्स वाले, तो उनको भी हो जाता है। अब म्यूकोरमाइकोसिस को पहले हम जाइगोमाइकोसिस कहते थे, जो कि बिलोंग करता है टू द क्लास जाइगोमाइसीड्स। इसका ऑर्डर है म्यूकोरेल्स, फैमिली है म्यूकोरेशिया और जीनस है म्यूकर, ठीक है। अब इसमें हाइफी जो होते हैं ना म्यूकर के, वो हमें टिश्यू बायोप्सी पे हाइफी नज़र आएंगे। तो ये ब्रॉड और नॉन सेप्टेड होंगे इसके हाइफी, वो राइट एंगल्स पे ब्रांच करेंगे जिस तरह एस्परजिलस की हाइफी करते हैं। सॉरी, जो एस्परजिलस की हाइफी है वो 45 डिग्री पे ब्रांच करते हैं, इसके 90 डिग्री पे राइट एंगल पे करेंगे। इसके हाइफी जो है मेथेनामीन या PAS पीरियोडिक एसिड शिफ्ट से भी हम स्टेन कर सकते हैं। अब ये टेबल है 28.2, इसमें हमारे पास दिखाया गया है म्यूकर का और एस्परजिलस का डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए म्यूकर जो होता है उसके हाइफी ब्रॉड होते हैं, एस्परजिलस के नैरो होंगे। तो ये हमें ना डायग्नोसिस के टाइम पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उसको देख के डायग्नोस करेंगे। उसके ब्रॉड हाइफी मिलेंगे, एस्परजिलस में नैरो से मिलेंगे। म्यूकर के हाइफे जो है रेयरली सेप्टेट होंगे, लेकिन एस्परजिलस में सेप्टाज हमें मिलेंगे। म्यूकोर के हमने कहा कि राइट एंगल पे ब्रांचिंग होगी, एस्परजिलस की 45 डिग्री पे। म्यूकोर वाला हमने डिजीज़ अभी पढ़ी कि वास्कुलर इन्वेजन करता है, ब्लैक नेक्रोटिक सी टिश्यू बन जाता है, राइनो सेरिब्रल टाइप होती है, ऑर्बिटल प्रोप्टोसिस करवा दी है, जो कि जिसमें ऑर्बिटल प्रोप्टोसिस होती है, ब्लाइंडनेस होती है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, मेनिंजाइटिस और ब्रेन की इन्वेजन। जो एस्परजिलस वाला है वो कुटेनियस एलर्जिक फंगल साइनसिस करवाता है,
कभी कभार वो इन्वेजिव साइनोसाइटिस या क्रोनिक इन्वेजिव ग्रेनुलोमेटस साइनोसाइटिस भी करवाता है। तो ये लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है, एलर्जिक या इन्वेजिव पल्मोनरी डिजीज़ करवा सकता है। तो इस फिगर में हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस दिखाया गया है। एक और पेशेंट है जिसमें देखिए यहाँ पे चीक की स्वेलिंग हो गई है और ऑर्बिट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यहाँ पे जो है लेफ्ट पैलेट की रेस्ट्रक्शन दिखाई गई है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद अब म्यूकोरमाइकोसिस का जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमें देखना होगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। वैसे तो फैटल है कंडीशन। तो एम्फोटेरिसिन बी जो कि एंटी फंगल है, ये 0.6 से 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम आईवी देते हैं, या फिर हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी दे सकते हैं जो कि 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे देंगे जब तक के रिस्पॉन्स ऑब्टेन ना हो जाए। और साथ में हमें किडनी फंक्शन को भी मॉनिटर करना होगा क्योंकि बहुत एम्फोटेरिसिन है, खतरनाक ड्रग है। वैसे इसके अलावा पोसाकोनाजोल ये भी बहुत इफेक्टिव है म्यूकोर के अगेंस्ट और बाकी फंजाई के अगेंस्ट। तो इसका जो डोज है म्यूकोरमाइकोसिस में 300 मिलीग्राम ट्वाइस डेली हमें देना होता है। पोसाकोनाजोल ओरली देंगे पहले दिन और उसके बाद 300 मिलीग्राम रोज़ाना एक देंगे। ये ऑल्सो अवेलेबल होता है आईवी इंजेक्शन में भी, और सस्पेंशन भी आती है पोसाकोनाजोल की। तीसरा, हम सर्जिकल डीब्राइडमेंट करते हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है कि जो सारा ये डेड और नेक्रोटिक देखें जो टिश्यू है ना, इसको हमें एंडोस्कोपिकली निकालना होगा, सर्जिकली डीब्राइडमेंट करनी होगी। अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो डेस्टिनेशन है उनमें एक्सटर्नल ऑपरेशन जो है टोटल या पार्शियल मैग्जिलेक्टोमी, यानी कि हम पैलेट को रिमूव कर देंगे या फिर एल्वियोलस को, जहाँ पे अपर जो दांत हैं वो उस बोन को एल्वियोलस को ही रिमूव कर देंगे, या फिर यानी हम ये पार्शियल मैग्जिलेक्टोमी करेंगे जिसमें हम पैलेट या एल्वियोलस निकाल रहे हैं, या हम कंबाइंड विद द ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी रिक्वायर्ड होगी जिसमें हम ऑर्बिट ही निकाल दें। तो केयर जो है रिजल्टेंट कैविटी की बहुत ज़रूरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। जो कैविटी रह गई है सारी चीज़ें तो निकाल ली, पीछे कैविटी रह गई तो उसकी केयर ज़रूरी है। हैबिलिटेशन विद डेंटल प्रोस्थेसिस जो है वो हेल्प करेगा स्वेलिंग। ठीक है, खाना खाने में वो प्रोस्थेसिस लगाएंगे तो वो हेल्प करेगा। ट्रीटमेंट जो है अंडरलाइंग डिजीज़ का, जैसे कि डायबिटीज़ है या न्यूट्रोपिना, HIV, एड्स, ल्यूकीमिया, जिसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, जो कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स थे, उसको भी हमने ट्रीट करना होगा। फिर कुछ अदर फंगल इन्फेक्शन है, तो हमने कहा कि कुछ नोज के और इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ये भी होते हैं लेकिन ये रेयर है। अब हम आते हैं नोज़ के कुछ पैरासाइटिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ पे। अच्छा, तो देखिए एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया एडिशन का, कि जो न्यू एडिशन है ढींगरा का उसमें पैरासाइटिक डिजीज़ भी मेंशन है लेकिन पुराने एडिशन में नहीं है। तो ग्रेनुलोमेटस जो पैरासाइटिक डिजीज़ हैं वो दो होती हैं, एक है राइनो स्पोरिडोसिस, इसके अलावा लेशमेनियासिस। ठीक है, और इसमें इन्फ्लामेटरी को बस दो में किया है, वेजिनल ग्रेनुलोमेटस, सार्कोइडोसिस। अब ये दोनों पैरासाइटिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।